इंटरप्रिटेशन ऑफ ABG एंड हाउ टू डू ABG आणि काय काय आपल्याला प्रिकॉशन्स, क्या क्या हमें प्रिकॉशन्स लेना है ABG करते वक्त. एंड ABG इज द नाउ डेज इन कोविड सेशन मोस्टली पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाते हैं उनका ABG भेजना पड़ेगा. पेशेंट लैंड अप इन द एसिडोसिस, अल्कालोसिस, वेंटिलेटर पे है तो FiO2 क्या है, PiO2 क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. एबीजी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे एटलीस्ट हम लोग अगर नहीं भी देख रहे तो वी मस्ट हैव टू नो ऑल थिंग अबाउट द एबीजी. एटलीस्ट वी हैव टू एनालाइज, we at least we can rightly analyze the ABG after doing this session. बहुत छोटा सेशन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कौन से पेशेंट को एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है. कुछ नहीं, बहुत इजी है अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन से एक आधा घंटा देखेंगे तो बस. वी नो द नॉर्मल पीएच ऑफ आवर ब्लड इज 7.35 to 45. ये हमें याद करना है. ये 4 रीडिंग से ये हमेशा के लिए याद रखना है. ठीक है, पीएच इज नॉर्मली 7.35 to 7.45. PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 80 to 100. कोई कोई बुक 90 से 100 लिखते हैं. PaO2 भी लिखते हैं इसे PaO2 या PO2. ये SpO2 से अलग है. SpO2 इज डिफरेंट. ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट, दैट इज 80 to 100. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 35 to 45 एंड HCO3 इज 22 to 28. अभी ये डिसाइड करेगा, ये दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज दैट वी सी इन अ पेशेंट ABG रिपोर्ट. ये है तो नॉर्मल है. एबनॉर्मल कब होगा? जब ये वैल्यूज इससे कम हो जाएगी या ये वैल्यूज इससे ऊपर हो जाएगी. तो ऑल वी नो, हमको पीएच स्केल सबको पता है. अगर पीएच के नीचे अगर जाएगा 7.35 के नीचे अगर पीएच स्केल जाएगी तो दिस इज द एसिडोसिस. अगर ये 7.45 के ऊपर जाएगा तो अल्कालोसिस. तो हमें एसिडोसिस और अल्कालोसिस अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज नॉर्मल पीएच. अगर पता है नॉर्मल पीएच इज 7.35 to 45. नीचे जा रहा है एसिडोसिस, ऊपर जा रहा है अल्कालोसिस. अभी वो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है ना. रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कालोसिस है, हम लोग आगे देखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ द ABG टू डॉक्यूमेंट रेस्पिरेटरी फेल्यूर एंड सक्सेस इट्स सीवियरिटी. रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो रहा है पेशेंट का, मतलब पेशेंट वेंटी पे है, अब डेथलेस हो रहा है, कैसे काउंट करना, दैट विल सी इन ABG. दैट वी कैन डिस्टिंग्विश इन ABG. पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है क्या, उसका FiO2 कितना है, वो हमें पता रहना जरूरी है. टू मॉनिटर पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर एंड असिस्ट इन वेनिंग. पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए भी हमें ABG का जरूरत होता है. एक सेकंड, कोई एडमिट हो गया. ठीक. सो ABG इज वेरी यूजफुल इन सच सिनेरियो आल्सो टू विनिंग ऑफ द वेंटिलेटर. वेंटिलेटर अगर निकालना है तो भी ABG का जानना जरूरी है. दिस इज द नॉर्मल सेटिंग जो मैंने बताया है, जो आप लिख लो या फिर याद कर लो कि दिस इज द नॉर्मल. आपको वाइवा में पूछ सकते हैं ABG के बारे में, क्योंकि अभी कोविड में बहुत सारे पेशेंट का ABG करना पड़ा था. तो कैसे याद रखेंगे? 7.35 to 45. यहाँ से 0.35 और 0.45 निकाल लो, यहाँ पे लगा दो PCO2 को, इट इज 35 45. ये 3.45 नीचे आ गया. एंड ऑल वी नो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 80 to 100. HCO3 इज, कैसे याद करना, 35 to 45 है. 5 minus 3 is 2, 20 to 28. 5 plus 3 8. ये जस्ट टेक्निक है, या फिर आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं. सो वेयर टू प्लेस द ऑप्शन, कहाँ से सैंपल निकालना है? आइडल रेडियल आर्टरी या फिर डॉर्सालिस पेडिस से या फिमोरल से या ब्रैकियल से. द मोस्ट कॉमन इज द रेडियल आर्टरी. ओके, जहाँ से हम लोग ABG का सैंपल निकालते हैं. सेकेंड इज व्हाट, टेक्निकल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं. देखो, सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट पढ़ने से नहीं होता, तो सैंपल भी सही निकलना चाहिए, ये भी जरूरी है. आइडियली प्री हिपेरानाइज्ड ABG सिरिंज. प्री हिपेरानाइज्ड मतलब क्या होता है? एक आप सिरिंज लो, सिरिंज भी मैक्सिमम 3 ml का होना चाहिए. 3 ml के ऊपर का सिरिंज नहीं होना चाहिए. 3 ml के सिरिंज में आज हिपारिन लेके उसको सिर्फ फ्लश कर दो. 0.5 ml से फ्लश कर देना है. 1 to 1000 उसका स्ट्रेन होना चाहिए. डू नॉट लीव एक्सेस हिपारिन इन द सिरिंज. अगर हिपारिन ज्यादा हो गया तो डाइल्यूशनल इफेक्ट हो जाएगा. पेशेंट का HCO3 और PCO2 की लेवल कम आ सकती है. दिस इज द ABG सिरिंज. दिस इज द नीडल विद द प्रोटेक्टिव केस. इस तरीके से ABG सिरिंज आती है.
ओके, जिसको आप सैंपल निकालने के बाद तुरंत पैक कर दो, एयर बबल नहीं आना चाहिए, एयर बबल अगर आएगा तो भी वेरिएशंस हो सकते हैं। टेक्निकल एरर क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ अल्टरेशन ऑफ द रिजल्ट, टेक्निकल एरर क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ अल्टरेशन ऑफ द रिजल्ट विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिरिंज और नीडल। आपने साइज 3 ml की जगह पे अगर आपने 10 ml की सिरिंज ले ली तो भी प्रॉब्लम आएगा। डिक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सिरिंज मस्ट हैव मोर देन 50% ब्लड। अगर आपकी 3 ml की सिरिंज है तो आप उसको 2.2 ml से ऊपर ब्लड लो। यूज ओनली 3 ml और लेस सिरिंज। 25% लोअर वैल्यू इफ 1 ml सैंपल टेकन इन 10 ml सीरीज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रहनी चाहिए। एयर बबल अगर आया तो क्या हो जाएगा, PaO2 ऑक्सीजन बढ़ के आ सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड कम होके आ सकता है। सील सिरिंज इमीडिएटली आफ्टर द सैम्पलिंग। बॉडी टेम्परेचर पे भी, बॉडी टेम्परेचर के वेरिएशन से भी PCO2 और HCO3 की वैल्यू में, बाइकार्बोनेट के वैल्यू में प्रॉब्लम आ सकता है। सो बॉडी टेम्परेचर शुड बी नॉर्मल। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ABG गैस एक्सचेंज, एसिड बेस स्टेटस। असेसमेंट ऑफ द गैस एक्सचेंज, देखो सबसे पहले ना हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज PaO2 और SpO2, एल्वियोलर और आर्टेरियल O2 ग्रेडियंट, PaO2 एंड FiO2 रेशियो एंड PaCO2। ये छोटी छोटी वैल्यूज है, तो ये क्या होते हैं ये पहले जान लेंगे 1-2 मिनट में, एंड देन विल इंटरप्रेट द ABG। सो फर्स्ट PaO2, PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज। ठीक है, अगर स्मॉल a है तो वो आर्टरीज है, अगर कैपिटल A है यहाँ पे तो वो एल्वियोलाई है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द आर्टरीज इज डिपेंडेंट अपॉन एज, FiO2। FiO2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, आपने एक सांस में कितना ऑक्सीजन लिया, दैट इज कॉल्ड एज द FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। एंड PATM मतलब atmospheric pressure. As the age increases, the expected PaO2 decreases. This is the formula. The PaO2 is depend on the age. SpO2 नहीं, SpO2 is different. जो हम लोग saturation probe लगाते हैं वो SpO2. This is PaO2, partial pressure of the oxygen in the arteries. ठीक है, एंड PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर, ये कैपिटल A आया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई। दिस इज द PaO2। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 2-3 वैल्यू और। हाइपोक्सीमिया कब बोलेंगे, ये याद रख लेना। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज इज 95 to 100। कुछ कुछ लोग यहाँ पे 80 to 100 भी लिखते हैं, सम राइट 95, सम राइट 80। तो मैंने बहुत सारे बुक में 80 दिखा हुआ है, जो मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड दिखाया आपको वहां पे भी 80 था। तो PaO2 इज 80 to 100। पेशेंट को कब बोलेंगे, माइल्ड हाइपोक्सीमिया है, अगर PaO2 वैल्यू 60 to 80 आया तो माइल्ड है, 40 to 60 आया तो मॉडरेट है। सीवियर कब होगा, अगर ये 40 से लेस होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द PaO2। PaO2 कैसा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉट अवर जॉब, वो रिपोर्ट में सीधा आ जाता है PaO2 कितना है तो ABG में। ठीक है, नाउ द PaO2 बर्लिन क्राइटेरिया फॉर ARDS सीवियरिटी। अगर आपको ये पेशेंट देखना है कि ये कितना सीवियर है, ये मतलब जैसे कि आपके पास रिपोर्ट आया, PaO2 आया और FiO2 आया, PaO2 और FiO2 की रिपोर्ट आई, उसमें आपने PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज डिवाइडेड बाय FiO2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। जैसे कि आप अभी हम लोग सब रूम में हैं, तो हमारे रूम में हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट इज 21%। कितना है, दैट इज 21%। जैसे कि PaO2 सपोज नॉर्मल PaO2 इज रेंज उसका रहता है 300 to 500। नॉर्मल PaO2 का रेंज सपोज है 300 to 500। सपोज इफ वी डू 500 या फिर 450 डिवाइडेड बाय 0.21, किसी के पास कैलकुलेटर है तो कर लीजिए, 400 डिवाइडेड बाय
2:1. सो नॉर्मल PaO2 डिवाइड बाय FI, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, एक वीडियो है इसका। 200 से 300 mmFHg आया तो माइल्ड ARDS, इसका रेशियो की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसका कैलकुलेट किया, अगर आपके पास स्ट्रिप आई ABG की, उसमें से आपने PaO2 डिवाइड बाय FiO2 किया और 100 to 200 आया तो मॉडरेट ARDS, एंड लेस देन अगर 100 आया तो आपका पेशेंट का सीवियर ARDS है। तो दिस इज द वैल्यू वी शुड नो। ABG के अलावा ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो हमने सबसे फर्स्ट में देखी थी। दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज जो हमें पता रहना चाहिए इन द ABG, pH, PaO2, CO2, इतना तो है ही, बट इसके अलावा दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, दैट इज FiO2 एंड PaO2। ओके, तो ये कैलकुलेशन में आपको एक सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इंस्पायर्ड, look this inspired air FiO2। इंस्पायर्ड एयर मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर मतलब जितना अभी सांस लिया। हमारे नॉर्मली रूम में 21% ऑफ ऑक्सीजन रहता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका FiO2 चेंज होगा, उसको कितना परसेंट ऑक्सीजन दे रहे, 20%, 70%, 80%, 100%, उसको कितना ऑक्सीजन लग रहा है, दैट इज द FiO2। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, FiO2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो रूम एयर में रहता है 21। ठीक है, ऊपर में लिखा है मैंने, PiO2 डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आए चाहिए, इंस्पायर्ड O2 टेंशन PiO2 इज एक्सप्रेस्ड इन mm। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे कोई लोग हिमालय में जाते हैं तो वहाँ पे PiO2 का लेवल कम कम होते जाता है, इसलिए उनको, कोई अस्थमैटिक पेशेंट को चक्कर आते हैं। FiO2 सो पार्शियल प्रेशर, ये जो है P एल्वियोलाई O2 जो मैं बता रहा था ना, P कैपिटल AO2 इज 100 और P स्मॉल AO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज, स्मॉल a पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, इसको ALV भी लिखते हैं या फिर कैपिटल A भी लिख सकते हैं। तो एल्वियोलाई में प्रेशर 100 है और आर्टरीज में 90 है, दैट इज एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन आर्टरीज में ज्यादा है। दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट इज दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना रहता है 100 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज कितना रहता है 90, इसीलिए ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू मतलब एल्वियोलाई से हमारे आर्टरीज में आता है। तो ये थोड़ा सा जस्ट जनरल नॉलेज था, हमारे ABG इंटरप्रिटेशन के लिए इतना काम का नहीं था, बट एक क्या रहता है PO2, PaO2, FiO2, ये आपको पता रहना चाहिए। नाउ वील गोज टू अवर मेन टॉपिक ABG। PO2 is directly proportional to the carbon dioxide प्रोडक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्वियोलर वेंटिलेशन। मतलब क्या होगा, जितना तुम्हारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लिया, उतना आपका PaCO2 ज्यादा रहेगा। बट ऑब्वियस है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा, जब आपका वेंटिलेशन कम है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्वियोलर। जब आपने सांस, पेशेंट सिर्फ 1 मिनट में 5 बार सांस ले रहा है ना, तो उसका बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है, मतलब वेंटिलेशन कम है इसलिए भी उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है शरीर में। नॉर्मल इज 35 to 45। तो अगर ये 35 से नीचे गया, 35 से नीचे गया या 45 से ऊपर गया, सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट का रिपोर्ट आया और वो आया 55, 55 मतलब पेशेंट का है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पेशेंट का क्या है प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी, क्योंकि वो 45। फिर वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बॉडी में लेवल बढ़ती है तो वो पेशेंट जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, पेशेंट किसमें जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। ये चार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जो इसका नॉर्मल चार्ट है मैं आपको वो समझा देता हूँ।
so that you can get it easy. Look, this is the metabolic acidosis है या अल्कैलोसिस है, ये आपको जानना पड़ेगा. चार चीजें आपको एबीजी के इंटरप्रिटेशन से पता चलेगी. पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस है. एसिडोसिस एंड अल्कैलोसिस मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, सिर्फ अपने को इतना डायग्नोज करना है. ठीक है, उसका कंपनसेशन कैसा करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. इस लेक्चर में सिर्फ अपने को इतना देखना है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस है. तो जहां पे वर्ड मेटाबॉलिक आया, जहां पे वर्ड मेटाबॉलिक आया, तो वहां पे HCO3 की वैल्यू में चेंजेस आएंगे. कहाँ पे, किस में चेंजेस आएंगे? मेटाबॉलिक मतलब HCO3 बाइकार्बोनेट के लेवल में चेंजेस आएंगे. और जहां पे वर्ड रेस्पिरेटरी आया तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में चेंजेस आएंगे. ओके, इतना समझा क्या? व्हाट इज रेस्पिरेटरी एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक? योगेश सर? एकदा रिपीट कर रितेश. ठीक है, नॉर्मल पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मल वैल्यू मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पीएच स्केल पे डिपेंड है. पीएच स्केल में नॉर्मल पीएच इज 7.35 टू 7.45. एक सेकंड में इसमें लिख लेती हूँ. सेवन पॉइंट 3.5 to 7.45. दिस इज द नॉर्मल पीएच. नॉर्मल पीएच कितना चाहिए? 7.35 से 7.45. अगर आपके पास एबीजी की रिपोर्ट आई और एबीजी के रिपोर्ट में आपने देखा पेशेंट का पीएच 7.35 से नीचे जा रहा है. पीएच कितना जा रहा है? 7.35 से नीचे जा रहा है. कोई भी पीएच, ये पीएच स्केल है, दिस इज द पीएच स्केल, सबको पता है पीएच इज 7.35 to 45. अगर पीएच कम हो रहा है मतलब वो ब्लड एसिडिक हो रहा है. क्या हो रहा है? ब्लड एसिडिक हो रहा है. पीएच कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ब्लड एसिडिक हो रहा है. अभी ब्लड एसिडिक होने के लिए हमारे पास दो चीजें, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी तो ब्लड एसिडिक होगा. क्या? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी तो ब्लड एसिडिक होगा, या फिर बाइकार्बोनेट की लेवल कम होगी, है ना. हमको पता है बाइकार्बोनेट इज द अल्कलाइन, HCO3 इज द अल्कलाइन. तो देखो पीएच 7.35 हो रहा है मतलब एसिडोसिस हो रहा है. तो एसिडोसिस का कारण क्या हो सकता है? अगर पेशेंट का एसिडोसिस आया और उसके PCO2 के लेवल 45 के ऊपर चलेगी. नॉर्मल कितना है? 35 to 45. ये हमें पता है 35 to 45. सपोज पेशेंट की रिपोर्ट आई, एबीजी में आया पीएच इज 8, पीएच 8 आया, PCO2 पेशेंट का आया 50. पीएच 8 आया, PCO2 आया 50, बाकी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आया नॉर्मल, बाइकार्बोनेट आया सपोज 24. बाइकार्बोनेट इज द, ये ऐसा सपोज आपको रिपोर्ट मिला, तो आपको सपोज ये रिपोर्ट मिला है पीएच है 8, तो आपने पता कर लिया पेशेंट का, आपने लिख दिया. इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? दिस इज एसिड, सॉरी पीएच इज पीएच है पेशेंट का सपोज 6 आया एंड PCO2 पेशेंट का आया है 50 एंड HCO3 जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू आई है वो है 24. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी कि क्या हुआ है पेशेंट के साथ? एनी गेसेस? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ये कैसे डायग्नोज किया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से?
pH is less than 7.35, so it's acidosis. बराबर Or to differentiate between respiratory and metabolic, if बराबर PaCO2 is more than 45, which is 50, so बिल्कुल it goes towards respiratory acidosis. बिल्कुल And HCO3 is not less than 22. यस So it's not metabolic, so it's respiratory. यस एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे अभी मैडम ने बताया, ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो व्हाट, फिर जिनको नहीं समझा उनको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। नॉर्मल पीएच हमें पता है 7.35 टू 7.45। पेशेंट आपके पास आईसीयू में एडमिट है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट को आपको ब्रेथलेसनेस है और उसको आप अभी वेंटिलेटर पे डालने वाले हो, आपने सैंपल निकाल के भेज दिया। तो पेशेंट का जब एबीजी का रिपोर्ट आया, तो एबीजी के रिपोर्ट में आपने देखा पेशेंट का पीएच दिखा 6। जैसे ही पेशेंट का पीएच आपको 6 दिखा, आपको ये कंफर्म हो गया पेशेंट है एसिडोसिस में, पेशेंट अल्कालोसिस में नहीं है। मतलब एसिडोसिस में है, मतलब आपको उसको सोडा बाइकार्ब लगाना पड़ सकता है, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब लगाना पड़ सकता है, बट वो भी लगाना या नहीं लगाना दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। पूरा हम लोग कंपनसेशन मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये नॉर्मल चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे ही पेशेंट का पीएच 6 देखा, आपने समझ लिया कि पेशेंट को एसिडोसिस में पेशेंट है। और पेशेंट का फिर एसिडोसिस देखने के बाद आपने दो चीजें देखनी है, पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और बाइकार्बोनेट लेवल। पेशेंट का आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखा तो वो 50 दिखा, मतलब नॉर्मल कितना था 35 टू 45, 45 के ऊपर है मतलब 50 है, मतलब पेशेंट का पीएच कम होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कॉज रेस्पिरेटरी है। इसीलिए कॉज रेस्पिरेटरी होने के कारण हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि पेशेंट का बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल। तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरा सिनेरियो देखते हैं। क्लियर, ऑल राइट। सपोज पेशेंट का पीएच अभी आया, फिर से एसिडिक वाला ही लेते हैं। पीएच पेशेंट का आया 6, फिर से आया है, और पेशेंट का सपोज पीएच 6 आया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 40, कार्बन डाइऑक्साइड इज शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 एंड HCO3 इज पेशेंट का आया है 20। ठीक है, अगर ये HCO3 20 आया है तो नाउ एनीवन व्हाट इज दिस? What is this? Metabolic acidosis. Exactly, this is the metabolic acidosis. योगेश सर? हाँ रितेश, क्या होगा ये सिनेरियो? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्यों? क्योंकि इसका पीएच कम है 7.35 से। इसका मतलब पेशेंट एसिडोसिस में है, ये कंफर्म हो गया। और जो HCO3 है वो बिलो 26 है, बिलो 22 है, नॉर्मल रेंज इज 22, बिलो 22 है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड बिलो 45 है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल लेवल कितनी है? 40 टू 45। 40 टू 45। कार्बन की लेवल है 40 टू 45। 40 टू 45 नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल। पेशेंट का पीएच कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। पहले वाले केस में क्या था, पीएच भी कम हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था, हमने इसीलिए उसको बोला था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, गॉट इट? पहले वाले केस में Okay. है ना। ओके। अभी वाले केस में क्या है, पीएच कम है मतलब पेशेंट एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, इसका मतलब इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी तकलीफ नहीं है। फिर हमने दूसरी वैल्यू देखी बाइकार्बोनेट। एसिडोसिस के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या बाइकार्बोनेट का कम होना। तो हमारे ये केस में बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट 22 से कम आ रहा है, मतलब पेशेंट को है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। So this case is of metabolic
एसिडोसिस। अब क्लियर हो गया ये? पेशेंट को कब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे और कब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे? नाउ सेकंड केस, पीएच, अगर पेशेंट पीएच आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट का पीएच है 8, पीएच इज 8, PaCO2, पेशेंट का PaCO2 है 30 एंड HCO3 is 24. It's 3 o'clock. What is this? Respiratory alkalosis. Exactly, this is the respiratory. This is respiratory alkalosis. सबसे पहले तो हमें देखना है पीएच। पीएच हमें दिखा 8, तो पेशेंट है अल्कालोसिस में। नॉर्मली 7.35 टू 45 के ऊपर गया, पीएच इज 8, पेशेंट है अल्कालोसिस में। अल्कालोसिस में जाने के बाद हमें देखना है उसका अभी ये अल्कालोसिस जाने के बाद हमें ये देखना है वो अल्कालोसिस हुआ किस कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या फिर मेटाबॉलिक कॉज है, रेस्पिरेटरी कॉज है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पेशेंट का हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेशेंट का कम दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड 30 है जबकि उसका बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से पेशेंट का पीएच बढ़ गया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पेशेंट एसिडोसिस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो पेशेंट अल्कालोसिस में जाएगा। तो इसका आंसर है पेशेंट इज रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में है। गॉट दिस? Now second case, pH is again 8, sorry, pH is again 8, PaCO2, पेशेंट का PaCO2 आया पेशेंट का is 32 एंड उसका HCO3 पेशेंट का आया 28. What is this? Respiratory metabolic alkalosis. Respiratory Metabolic alkalosis. Yes, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मेटाबॉलिक नहीं, metabolic alkalosis, sorry. yes, QQHCO3 more than 26. exactly, it is a लेकिन सर metabolic. दोनों ही है, 35 और 45 के बीच में नहीं है, 32 is less than 35. हाँ, हाँ यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे मैंने कंपनसेशन वाला ले लिया एक से, 35 to 45. हाँ. तो सपोज वी कंसीडर कि ये एक बार एडिट नहीं होता एक बार टाइप करने के बाद, ठीक है, नो इशू। सो सपोज इसमें 35 to 45 के मतलब ये 40 है, दिस इज नॉट 32, दिस इज द 40. 40. 40 है, सपोज Okay. दिस इज 40, दिस इज 40, तो पेशेंट इज मेटाबॉलिक अल्कालोसिस. ओके, Alkalosis. Okay. तो एक बार अभी ये पढ़ लो इसमें नीचे में, पीएच अगर कम जा रहा है तो एसिडोसिस, पीएच अगर बढ़ रहा है तो अल्कालोसिस, PaCO2 अगर बढ़ रहा है, PaCO2 पेशेंट का बढ़ रहा है, मोर देन 45 हो रहा है, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा, याद कर लेना कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है. क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है. अगर तुम्हारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ने से पीएच कम होगा. तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, मोर देन 45 जाएगा, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड दिस इज द एल्वियोलर हाइपरटेंशन, हाइपोवेंटिलेशन, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन. एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन मतलब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहे हैं, पेशेंट के एल्वियोलाई में से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेट हो रहा है एंड पेशेंट का PaCO2 बढ़ रहा है. ओके, दिस इज द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. नाउ पेशेंट का अगर 35 के नीचे जा रहा है मतलब रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में है, या फिर हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, बहुत फास्ट ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड अगर वॉश आउट हो गया तो क्या हो जाएगा? पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा और पेशेंट अल्कालोसिस में लैंड होगा. एंड थर्ड इज व्हाट, कि पेशेंट का बाइकार्बोनेट लेवल जो है, बाइकार्बोनेट लेवल जो है अगर पेशेंट का कम हो गया, बाइकार्बोनेट कम होता है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है.
ठीक है, और बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता है तो अल्काइलोसिस में है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एसिडोसिस एंड अल्काइलोसिस इन द बाइकार्बोनेट, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तब तक के लिए आपने ये इमेजेस जो है और नॉर्मल वैल्यूज पढ़ लो कि पेशेंट में कब एसिडोसिस में जाएगा, पेशेंट कब अल्काइलोसिस में जाएगा. दिस इज द ग्राफ. तो यू जस्ट गो एंड रिवाइज आज के लिए. जो कंपनसेशन वाला कंपनसेशन कैसे होता है, बॉडी कैसे कंपनसेशन करती है, किडनी कैसे कंपनसेशन करती है, दैट विल टेक ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नहीं तो आज ज़्यादा डोज हो जाएगा. अनायन गैप क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके ओके, आज कॉलेजच्या लेक्चर मध्ये